जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की। और दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं 72nd बीपीएससी की, यानी कि 72nd बीपीएससी में जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे जनवरी 2025 से लेकर हम लोग अब तक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। और आप लोग देखोगे यहां पे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब हम लोग कराएंगे। तो अभी तक बच्चों मई तक मैं करा चुका हूं और जून हम लोग चला रहे हैं अभी। तो आप देखोगे जून से शुरू करते हैं। और चहल एकेडमी का एक पहल शुरू किया गया, मेरे संग पहल में आप लोग जुड़िएगा, क्योंकि यहां पे आपकी 100% सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करेंगे। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मन्नार वेटलैंड किन जलाशयों से बना है? मन्नार वेटलैंड किन जलाशयों से बना है? ठीक है बच्चे। तो वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड को हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है बच्चे, वेटलैंड को बोलते हैं हम लोग आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि। अब आर्द्र भूमि क्या होती है? ना तो पूरी तरीके से जल होता है, ना तो पूरी तरीके से सूखी होती है, दलदल टाइप के एरिया को कह लो। खैर, आजकल आर्द्र भूमियों में हम लोग काफी सारे जलाशयों को भी शामिल कर चुके हैं, बट मेनली हम दलदल को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मन्नार वेटलैंड किन जलाशयों से बना है? तो देखिए, ब्रह्मम और धनंद और खेरोडो, ये तीन जलाशय आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? ब्राह्मण और धंध और खेरोडो, ये तीन जलाशयों को आप लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो ब्रह्मम, धंड और खेरोडो, तीन जलाशय। ठीक है बच्चे, यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और यह पक्षियों की विविधता के लिए जाना जाता है, यानी कि डायवर्सिटी ऑफ बर्ड्स यहां पर दिखाई देती है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन है बच्चों, तो आप लोग सिर्फ आंसर देखेंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम प्रॉपर डिटेल में जाएंगे तो हम कवर कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको रिवीजन के सेशन में पूरा पूरा सेशन में कराऊंगा। चलिए, किचन वेटलैंड किस नदी और तालाब से बना है? यानी कि किचन किचन एक वेटलैंड है, यानी कि आर्द्र भूमि है। किस नदी और तालाब से बना है? तो याद रखें बच्चों, रात्रि रिवर और विजय सागर पॉन्ड। रात्रि रिवर और विजय सागर तालाब। किचन वेटलैंड रात्रि रिवर और विजय सागर तालाब से मिलकर के बना है और ये जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर और फलोदी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। और ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है, यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। ठीक है बच्चे, चलिए अब वेटलैंड की बात कर लेते हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं वेटलैंड के बारे में? तो देखिए बच्चे, वेटलैंड को आज की डेट में, यानी अर्ध भूमियों को आज की डेट में बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और इन सारे वेटलैंड्स को हम लोग रामसर साइट्स कहते हैं, रामसर साइट्स। अब देखिए, रामसर साइट्स क्या है। जब हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, उन्होंने देखा कि हम लोग यार जलाशयों को महत्व देते हैं। किनको? हम लोग जलाशयों को महत्व देते हैं। हम लोग नदियों को महत्व देते हैं, समुद्र को महत्व देते हैं, तो हम लोग आर्द्र भूमियों को महत्व क्यों नहीं देते हैं? तो ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पे मीटिंग हुई और ऐसा कहा गया कि हम आज से जितने भी आर्द्र भूमियां हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। तो इसीलिए जितने भी ऐसी साइट्स हैं, जितने भी ऐसे आर्द्र भूमियां हैं, उनको हम लोग रामसर साइट्स कहते हैं। यानी कि रामसर साइट्स एक लिस्ट बनाई जाती है। ये सारी अलग अलग देशों में अलग अलग साइट्स होती हैं जो कि आर्द्र भूमियां हैं। इसलिए हम बहुत ज्यादा वेटलैंड्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो रात्रि नदी और विजय सागर जो पॉन्ड है, यानी कि तालाब है, आप लोग देखोगे ये दोनों से मिलकर के किचन वेटलैंड बना है और राजस्थान के जोधपुर और फलोदी क्षेत्र में आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, चलिए, विच कंट्री हैज मैक्सिमम रामसर साइट्स इन एशिया? एशिया में आप देखोगे भारत के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। बट ये हम जून की बात कर रहे हैं, शायद आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जून है ना। उस वक्त पे 91 थे, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे बच्चे रामसर साइट्स कितने हैं? 96 हैं। 96 रामसर साइट्स आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, याद रखें, 96 96 96। ठीक है बच्चे, 96 रामसर साइट्स अभी भारत में आप लोगों को दिखाई देगा और एशिया में सबसे ज्यादा भारत में ही है। ठीक है बच्चे, चलेंगे आगे। नाउ 2025 से लेकर 28 के लिए IAAS के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो श्रीनिवासन जी को, ठीक है, याद रखना, वी श्रीनिवासन जी को IIAS
परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा और साल याद रखेंगे 2025 से लेकर के 2028 के बीच में। ठीक है बच्चे, चले भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है बच्चे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइंस में कब सदस्यता ली थी, यानी कि 1998 में। ठीक है बच्चे, 1998 में, यानी कि आईआईएएस आईआईएएस में भारत ने कब सदस्यता ली थी, तो 1998 में। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे सारी की सारी चीजें। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में आपको दिखाई देगा, बेल्जियम में। मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में आपको दिखाई देगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईआईएएस, यानी कि ब्रुसेल्स, आप सभी को पता है ब्रुसेल्स में, मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है, बेल्जियम। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। और ये प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट, एक संस्थान है जो कि काफी ज्यादा तैयारी करवाता है। चलिए, आईआईएएस अध्यक्ष बनने के लिए भारत ने किस देश को हराया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया को हराया है, यानी भारत ने ऑस्ट्रिया को हराकर यह महत्वपूर्ण पद हासिल किया, यानी कि अध्यक्ष बना है। ठीक है, सदस्य ने अध्यक्ष बना है। ठीक है बच्चे, यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाएगा और 2028 याद रखेंगे, 2028 तक भारत की अध्यक्षता आपको दिखाई देगी यहां पर। नाउ भारत में अगली जनगणना कब शुरू होगी भाई, तो 2027 में, 2027 में। ठीक है बच्चे, याद रख लीजिएगा 2027। अब हालांकि 2026 में हो रहा है, ठीक है, कह रहे हैं 2026 में पहला जो चरण है, लेकिन पहला जो फेज है ना उसमें घरों की गिनती होगी। ठीक है, फर्स्ट फेज जो है ना, फर्स्ट फेज जो है इसमें घरों की यानी कि हाउसेस की गिनती होगी, यानी कि हाउसेस की गिनती होगी। ठीक है बच्चे, फर्स्ट फेज में आप देखोगे हाउसेस की गिनती होगी। क्लियर पॉइंट। यह स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। आप सभी को पता है कि 2011 में आखिरी जनगणना हुआ था और उसके बाद कोविड आ गई थी, जिसकी वजह से हम जनगणना नहीं कर पाए थे। हालांकि 10-10 साल में होता है, 2011 के बाद 2001, 2001 के बाद 91, 91, 82, 81, 81 के बाद 71, ये तमाम चीजें आप लोग देखोगे। लेकिन अभी जनगणना जो है वो 8वीं जनगणना आपको दिखाई देगी, बीच में गैप आ गया था। 2027 की जनगणना कितने चरणों में की जाएगी, 2 चरणों में की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, पहले चरण में क्या होगा बच्चे, फर्स्ट फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज में क्या होगा, यानी कि पहले चरण में क्या होगा, तो पहले चरण में आप लोग देखोगे बच्चों, घरों की हाउसेस यानी कि हाउसेस की गिनती होगी, हाउसेस की जनगणना होगी, जनगणना होगी। ठीक है, हाउसेस की जनगणना होगी। दूसरे फेज में देखो जनगणना होगी, यानी कि लोगों की गणना होगी। क्या, लोगों की गणना होगी, लोगों की गणना होगी। ठीक है बच्चे, या देखिए पहला चरण हाउसिंग में बता चुका हूं, ठीक है, यानी कि आवास संबंधी जानकारी होगा, और दूसरा चरण जो होगा जनसंख्या से जुड़ा होगा। ठीक है बच्चे, और ये पूरी तरीके से डिजिटल होगा। ये 100% पहला जनगणना है जो डिजिटल होगा, 100% डिजिटल होगा, डिजिटल होगा। ठीक है बच्चे, 100% डिजिटल होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नाउ भारत में जनगणना कितने वर्षों का अंतराल पर होती है, 10 वर्षों का अंतराल पर होती है। और पहली जो जनगणना की गई थी 1980 1881 में की गई थी। ठीक है बच्चे, याद रखना 1881 में पहली जनगणना की गई थी, और तब से लेकर अब तक 11-11 साल के बाद हम लोग जनगणना करते आए हैं, यानी कि सेंसस हमारा होता आया है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नाउ भारत को एसो सॉक का सदस्य किसने कितने वर्षों के लिए चुना गया है, यानी कि भारत में आप देखोगे ईएसओ, भारत को ईसी ईसीओ एसओसी का सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना गया है, तो 3 वर्षों के लिए चुना गया है, 3 वर्षों के लिए चुना गया है। क्या, ईसीओ एसओसी सदस्य चुना गया है। यह कार्यकाल 2026 से 2028 तक रहेगा। ईसीओ एसओसी संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है बच्चे, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग देखोगे एक बहुत ही बड़ा अंग है। कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल आप देखोगे 54 सदस्य दिखाई देंगे ईसीओ
एसओसी में टोटल 54 सदस्य दिखाई देंगे। हर वर्ष 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद है। ठीक है बच्चे, चलिए कहां पे इसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क में आप लोग इसका मुख्यालय देखोगे। ईसीओएसओसी का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चे, याद रखना। यहां से वैश्विक आर्थिक यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक और सामाजिक यानी कि सोशल पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, चलिए 2025 में वंदे गंगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था? वंदे गंगा अभियान राजस्थान में शुरू किया गया था। राजस्थान में शुरू किया गया था। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। और कब से कब तक? तो 5 जून से लेकर 20 जून तक किया गया था। 5 जून से लेकर 20 जून तक किया गया था। ठीक है बच्चे, और नाम से समझ में आ रहा है, गंगा है ना, गंगा। और वंदे मतलब भारत की गंगा है ना। तो भारत के क्षेत्रों से जल को संरक्षण करने के लिए यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया था, राजस्थान ने प्रोग्राम चलाया था। तो यहाँ पे आप लिखोगे वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है बच्चे, वाटर कंजर्वेशन के लिए आप हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया था। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और जागरूकता बढ़ाना है डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। Which plant was planted by PM Modi on World Environment Day? सिंदूर प्लांट, सिंदूर प्लांट। ठीक है बच्चे, याद रखिए ये वही दौर चल रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर काफी ज्यादा चर्चा में हुआ करता था। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक की गई अटैक, और तब से ऑपरेशन सिंदूर काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो हम हर चीज करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो यही ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आप लोग क्या देखोगे? सिंदूर प्लांट। ठीक है, सिंदूर प्लांट का भी नाम आता है। प्रधानमंत्री ने सिंदूर का पौधा अपने आवास पर लगाया। यह पौधा कच्छ की महिलाओं द्वारा भेंट किया गया था। कच्छ की महिलाओं के द्वारा भेंट किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण का प्रतीकात्मक संदेश देता है। ठीक है बच्चे, चलिए व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है? थीम क्या है? तो एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का खात्मा। ठीक है बच्चे, प्लास्टिक पॉल्यूशन का खात्मा आप लोग देखोगे। 2025 का विषय प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य प्लास्टिक उपयोग को कम करना और जागरूकता बढ़ाना। यह हर वर्ष 5 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है बच्चे, मनाया जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। नाउ 2025 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य किन देशों को चुना गया? ठीक है, याद रखना बच्चों। तो लातविया को चुना गया था, बाहरेन को चुना गया था, कोलंबिया को चुना गया था, लाइबेरिया को चुना गया था। उसके बाद आप देखोगे DR कॉन्गो को चुना गया था। ठीक है बच्चे, ये 5 देश आप लोगों को दिखाई देंगे। 5 देश, 1 2 3 4 5 देश। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। और कौन से साल के लिए? तो 2020, 2026 और 27 के लिए। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। 2026, 2027 के लिए आप लोग देखेंगे, है ना। 2026, 2027। और कितने सदस्य होते हैं अस्थाई? ठीक है, तो अस्थाई सदस्य आप लोग देखोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 सदस्य आप लोगों को दिखाई देंगे, 10। ठीक है बच्चे, और उसमें 5 मेंबर्स अभी ऐड हुए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 साल का होता है। 2 साल के बाद अलग सदस्य आते हैं। ठीक है बच्चे, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य, और जिसमें मैंने क्या बताया, 5 परमानेंट होंगे और 10 नॉन परमानेंट होंगे, यानी कि 5 स्थायी होंगे और 10 नॉन स्थायी होंगे, यानी कि अस्थायी होंगे। तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देखोगे यूनाइटेड नेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? यूनाइटेड नेशन डे हम लोग 24 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर पॉइंट। इसका मुख्य उद्देश्य शांति और सहयोग बनाए रखना है इन 193 कंट्रीज में। टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट, द वर्ल्ड्स यानी कि विश्व का, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है?
तो याद रखेंगे बच्चों, चेनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब नदी पर बनाया गया है। यह जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई नदी तल से लगभग 359 मीटर की दिखाई देगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, यानी कि तारों पे लटका हुआ रेलवे ब्रिज, भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज आप लोग देखोगे तो अंजी खड ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेट यानी कि स्टेट का मतलब होल्ड करके रखना, केबल स्टेट रेलवे ब्रिज आपको दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, यह जम्मू कश्मीर में अंजी नदी घाटी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अंजी खड ब्रिज। यह उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल परियोजना का हिस्सा दिखाई देगा। चलिए बच्चे, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक की कुल लंबाई कितनी है? तो 272 किलोमीटर। यह रेल लिंक टोटल 272 किलोमीटर लंबा है। यह जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ता है। परियोजना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखेगी। भारत की सबसे लंबी T50 सुरंग आपको कहां कितनी होगी? तो 12.77 किलोमीटर होगी। T50 सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। यह खारी सुंबर खारी सुंबर सेक्शन में स्थित है। यह उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल परियोजना का हिस्सा है। ठीक है बच्चे, चलिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एस महेंद्र देव दिखाई देंगे। एस महेंद्र देव को एस महेंद्र देव को ESC-PM का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, याद रखना, PM का अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर पॉइंट। यह प्रधानमंत्री का आर्थिक मामलों में जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे इकोनॉमिक, उन सब में सलाह देते हैं। ठीक है बच्चे, और ये संस्था भी इसीलिए बनाई गई है ताकि प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक अफेयर्स पे, इकोनॉमिक मैटर्स पे अपना एडवाइस दे सके या फिर सलाह दे सके। चलिए आगे देखते हैं। ESC-PM की स्थापना कब की गई थी? तो 26 सितंबर 2017 को की गई थी। आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना 26 सितंबर 2017 को हुई। यह केंद्र सरकार द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण निकाय है। इसका उद्देश्य आर्थिक नीति निर्माण में सहायता देना है। ठीक है बच्चे, चलिए, सिंगल यूज प्लास्टिक चालान एप्लीकेशन, सिंगल यूज प्लास्टिक चालान एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? ठीक है बच्चे, हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक उपयोग को नियंत्रित करना है। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक चालान एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने छात्रों को स्टील की पानी की बोतलें वितरित करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आप देख रहे हो कि प्लास्टिक को काफी ज्यादा से नो टू प्लास्टिक का अभियान चलाया जा रहा है, तो स्टील की पानी की बोतलें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, वितरित की गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार 6 लाख स्टील बोतलें वितरित करेगी। इसका उद्देश्य प्लास्टिक उपयोग को कम करना है। स्टील की बोतलें रहेंगी तो डेफिनेटली प्लास्टिक का उपयोग अपने आप ही कम हो जाएगा। कौन सा राज्य मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनने का लक्ष्य रखता है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ने कहा है कि 31 मार्च आने दो, 31 मार्च के पहले पहले अपन लोग ग्रीन स्टेट बन के सामने आएंगे। ग्रीन स्टेट, ठीक है बच्चे, याद रख लेना। और डेफिनेटली जिस तरीके से कार्य कर रहा है, समझ में भी आ रहा है, ग्रीन स्टेट बन जाएगा। जून 2025 में जून 2025 में आरबीआई, ठीक है, आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत किया है? ठीक है बच्चे, याद रखना। तो आप देखोगे 5.5% किया था उस टाइम। रेपो रेट होता क्या है बच्चों? रेपो रेट वो होता है जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है किससे? आरबीआई से। ठीक है बच्चे, रेपो रेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण
इंस्ट्रूमेंट होता है, औजार होता है महंगाई को कंट्रोल करने का। यानी कि रेपो रेट बढ़ा दो, लोन अपने आप ही लोग कम लेना शुरू कर देंगे, कम लेना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी, तमाम चीजें कम हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी, अपने आप ही महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। कौन बनाता है ये? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, यानी कि मौद्रिक नीतियां बनाती है, मौद्रिक। ठीक है बच्चे, मौद्रिक नीतियां बनाती है, मौद्रिक नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। नाउ सीआरआर में कटौती से बैंकिंग प्रणाली में कितनी तरलता आएगी? ठीक है, तो 2.5 करोड़। ठीक है बच्चे, उस टाइम का था तो आएगी था, है ना। यानी कि सीआरआर में 1% कटौती कर दो, 1% कटौती कर दो तो 2.5 लाख करोड़ की तरलता आएगी। तरलता का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी में लिक्विडिटी, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें मनी सप्लाई को कंट्रोल करके ही तो महंगाई को कंट्रोल किया जाता है ना। चलिए, आरबीआई सीआरआर को कितने चरणों में कम करेगा? तो 4 चरणों में कम करेगा। ठीक है, सीआरआर को 4 चरणों में कम करेगा। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, यानी कि नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है? तो आप लोग देखोगे आरबीआई आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है बच्चे, कॉमर्शियल बैंक का कुछ पैसा रखना पड़ता है, कुछ पैसा रखना पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीआरआर, रिजर्व रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ता है। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो को कम करने का डिसीजन लिया गया था 4 चरणों में। तो 0.25 0.25 0.25 0.25 4 चरणों में कम किया जाना जाना तय था। ठीक है बच्चे, चलिए 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि क्या दर रही? तो 6.5% की जीडीपी दर रही, आप लोगों ने देखा, और ये आंकड़ा आरबीआई का है। चौथा, ठीक है, फोर्थ, भारत मध्य एशिया संवाद, यानी कि फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2025 किसने होस्ट किया है? तो भारत ने होस्ट किया है। यह संवाद नई दिल्ली को 6 जून 2025 को आयोजित हुआ था और इसमें 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और 6 देशों में कौन सा भाई साहब? कौन से 6 देशों में आप लोग देखोगे? 6 देशों से कौन 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 ने? तो विदेश मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया। यानी कि आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? विदेश मंत्रियों ने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया। ठीक है बच्चे, तो चौथा, भारत मध्य एशिया संवाद 2025 किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इसमें 6 देशों के विदेश मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया और ये व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। मध्य भारत मध्य एशिया संवाद में कितने देशों ने भागी पार्टिसिपेट किया? ये आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, 6। ठीक है बच्चे, नाउ भारत मध्य एशिया बिजनेस काउंसिल का आयोजन कौन करता है? फिक्की करता है, फिक्की करता है, फिक्की। ठीक है, इंडिया के जितने भी कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं उन सबको रेगुलेट करता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। यह विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। अब दूसरा, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? विच कंट्री विल होस्ट सेकेंड इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? तो इंडिया होस्ट करेगा। दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा और इसमें क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती देने की कोशिश की जाएगी, यानी जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। जून 2025 में किस बैंक ने न्यूनतम बैलेंस की शर्त हटाई? कैनरा बैंक ने, कि भाई साहब मिनिमम बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है अब कैनरा बैंक में नहीं चलेगा। यानी कि मिनिमम बैंक नहीं होने पे चार्ज लगा दिया जाता था, पेनाल्टी लगा दी जाती थी, ये सब अब नहीं होगा। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ बैंक्स बैंकों के न्यूनतम बैलेंस की सीमा कौन तय करता है? तो बैंक्स खुद ही तय करते हैं। हालांकि अभी आरबीआई ने बोल दिया है कि न्यूनतम बैलेंस आप रख सकते हो, लेकिन अगर किसी का निगेटिव बैलेंस चला जाता है तो आप उस पर पेनाल्टी नहीं लगा सकते हो। ये पॉइंट ठीक बच्चे याद रखना। यह प्रत्येक बैंक की आंतरिक नीति पर निर्भर करता है, इंटरनल पॉलिसीज पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं और कितना अपना मिनिमम बैलेंस रखते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया होगा और फास्ट ट्रैक रिवीजन चला होगा। आप लोग एक बार और इसको प्ले करके देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे रिवीजन सेशन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।